हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। वो ऐसा आईपीओ है जो 30 जनवरी को ओपन होकर 1 फरवरी को क्लोज हो रहा है। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो वो 2 फरवरी को आपको मिलेगी, और लिस्टिंग की बात करें तो वो 6 फरवरी को होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएलएस सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ का जीएमपी क्या रहने वाला है, कंपनी करती क्या है, आईपीओ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स क्या हैं, कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम डिटेल के अंदर, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और इस आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन सब टॉपिक्स की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के जीएमपी के बारे में। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये जीएमपी होता है मार्केट लिस्टिंग के लिए या लिस्टिंग गेन्स के लिए बोल सकते हैं, जरूरी होता है। तो अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो अभी जीएमपी 96 फ्रंट पे चल रहा है, यानी कि आपको पर शेयर 130 से 140 रुपये बच रहे हैं। और ये डाटा 27 जनवरी का है डाटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो होने वाला है, क्योंकि लॉट 108 का है, तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम 15,120 और मिनिमम 14,000 रुपये का प्रॉफिट आपको होने वाला है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है, जो हम कंसिडर करते हैं, वो हमारा 20% है आईपीओ के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको जीएमपी है वो 96% का मिल रहा है। तो देखा जाए अब इनिशियल स्टेज पे लग रहा है कि आप अप्लाई आईपीओ को कर सकते हैं। लेकिन जो आपको पता है, जो जीएमपी होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, वो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। और 30 जनवरी जो है इस आईपीओ को अप्लाई करने की पहली डेट है, तो हमें थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा, थोड़ी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं होता है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि बीएलएस ई सर्विसेज है क्या। बीएलएस ई सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज वगैरह हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आप अवेल कर सकते हो। जैसे आयुष्मान भारत के अंडर रजिस्ट्रेशन हो गया, ट्रेन की टिकट की बुकिंग हो गई, पैन कार्ड की सर्विस हो गई, डीमैट अकाउंट खुलवाना हो गया, या फिर आपको कहीं बाहर देश में करेंसी पैसे ट्रांसफर करने हो गए, या पासपोर्ट या वीज़ा एप्लीकेशन बनवाना हो गया। तो ये सब तरह की सर्विस कंपनी प्रोवाइड कराती है। अब आता है कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कैसे कराती है। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जिसके थ्रू आप सिंगल क्लिक से गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हो। इसके अलावा जो बीएलएस ई सर्विसेज है, वो डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं ना, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी करवाती है। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि बीएलएस ई सर्विसेज की ही क्यों। क्योंकि जो बीएलएस ई सर्विसेज है ना, इनके कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर को ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जिससे क्या होता है ना, जो सिटीजन्स होते हैं उनके एफर्ट्स बचते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती, और उनका टाइम भी सेव होता है। इसके अलावा जो भी पेमेंट रिलेटेड नीड्स होती हैं कस्टमर की ना, तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को लिए, ठीक है। और जो इनकी टीम है ना, वो बेस्ट इन क्लास सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को, पीपल को, ताकि उनको कंफर्ट मिले, आसानी हो, और उनको टाइम की सहूलियत मिल सके। अब आता है जो सर्विसेज है जो पोर्टल पे अवेलेबल है बीएलएस ई सर्विसेज के, तो उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे लिस्टेड की हुई हैं। जैसे मनी ट्रांसफ़र हो गया, रिचार्ज हो गया, ट्रैवल हो गया, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड अप्लाई करना हो गया, ट्रेन टिकट हो गया, पासपोर्ट एंड वीज़ा सर्विसेज वगैरह हो गया, बिल पेमेंट हो गया, पैन कार्ड की सर्विसेज हो गया। तो ये कुछ तरह की सर्विसेज हैं जो बीएलएस ई सर्विसेज के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। अब आता है क्वेश्चन, जो इस सर्विस जो बीएलएस ई सर्विसेज का जो आईपीओ है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव के कारण अपना ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। पहला तो ये है, जो उनका टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको इनको स्ट्रॉन्ग करना है, और जो पुराना एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उनमें भी चेंजेस करने हैं कुछ इनको। सेकंड, इनका जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, वो है इनको फंडिंग इनिशिएट करनी है जो इनके बीएलएस के स्टोर्स है ना, ताकि वो अपनी कंपनी के ग्रोथ पे काम कर सकें। तीसरा इनका ऑब्जेक्टिव है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि जो डेली एक्टिविटीज़ के लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये कंपनी आईपीओ ला रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी पैसा कैसे कमाती है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल रिवेन्यूज का। तो 2021 में देखा जाए इस कंपनी का रिवेन्यू 65 करोड़ रुपए था, जो 1 साल बाद बढ़कर 98 करोड़ हो गया। और उसके 1 साल बाद बढ़कर ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 गुना बढ़ गया, तो लगभग 246 करोड़ रुपए हो गया।
अभी 2023 के अंदर मार्च के बाद यानी कि 30 सितंबर तक ही इनका जो रिवेन्यू है 6 महीने के अंदर 158 करोड़ रुपए हो गया। तो देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली पूरे साल के अंदर 2023 के अंदर इनका टारगेट है कम से कम 300 करोड़ को अचीव करने का। तो ये जो इनका रिवेन्यू है ना ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए अच्छा साइन है। अब आते हैं कंपनी के एसेट्स के ऊपर। तो 2021 की क्लोजिंग के अंदर कंपनी के पास 40 करोड़ के एसेट्स थे, जो 2022 में बढ़कर 55 करोड़ के हो गए। उसके बाद 2023 में जो कंपनी के एसेट्स हैं वो 179 करोड़ के हो गए। तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग 3 गुना जो है एसेट बढ़ गए एक ही साल के अंदर। और जो भी 30 सितंबर 2023 को जो क्लोजिंग हुई है, इसमें इनके एसेट की वैल्यू 213.77 करोड़ रुपीस बताई गई है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो आता है कंपनी पैसा कमा रही है, अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, यानी कि प्रॉफिट्स के ऊपर। तो प्रॉफिट अगर देखा जाए कंपनी का 2021 के अंदर 3.15 करोड़ था, जो 2022 में बढ़कर लगभग 5.3 करोड़ रुपीस हो गया। 2023 के अंदर जो कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट है बेसिकली वो 20 करोड़ है, यानी कि देखा जाए तो 2022 से 2023 के अंदर कंपनी ने लगभग अपने प्रॉफिट के अंदर 4 गुना की बढ़ोतरी करी है। और उसके बाद 31 मार्च के बाद लगभग 6 महीने के अंदर तो कंपनी ने 14.5 करोड़ का प्रॉफिट क्रॉस कर लिया है। तो देखा जाए पूरे साल के अंदर कंपनी लगभग 30 करोड़ का टारगेट की तरफ बढ़ रही है। तो ये देखा जाए यहाँ पे कंपनी के जो फाइनेंशियल है, प्रॉफिट्स हो गया, एसेट्स हो गया या फिर रिवेन्यू हो गया, वो कंपनी के तीनों बढ़ रहे हैं, जो एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है और इनके इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा साइन है। आते हैं RONW के ऊपर, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो यहाँ पे देखा जाए कंपनी की जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 16% है और वो भी ग्रोइंग है। यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ क्या होता है, जो कंपनी आपके पैसे ले रही है, इन्वेस्टर के पैसे ले रही है, तो उसमें प्रॉफिट अर्निंग की कैपेसिटी कितनी है। देखा जाए जो अगर RONW 15% से कम होती है कंपनी की ना, तो कंपनी की फाइनेंशियल हालत कमजोर बन जाती है। अगर कंपनी की RONW रेशो है 20% से ज़्यादा हो तो बिजनेस वो है फाइनेंशियली सक्सेसफुल माना जाता है। तो इस कंपनी की जो वैल्यू है ना 16% है, जो देखा जाए एक अच्छा साइन है। अब आते हैं ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे देखा जाए ना रिटर्न ऑन इक्विटी जो कंपनी की है 33.33% है। जो अब भी हम IPO में अप्लाई करते हैं ना, तो हम 15 से 20% की ROE को अच्छा मानते हैं। तो यहाँ पे जो ROE है वो 20% से ज़्यादा है, तो यह एक कंपनी के लिए अच्छा साइन है। तो देखा जाए कंडीशन के हिसाब से तो IPO में अप्लाई करना ठीक लग रहा है। अब आते हैं BLS ई सर्विसेज की IPO की डिटेल के ऊपर। सबसे पहले आते हैं IPO की डेट्स। तो जो IPO की ओपनिंग है ना वो 30 जनवरी को हो रही है और IPO 1 फरवरी 2024 को क्लोज हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड जो है ना पर शेयर का वो 129 से 135 रुपए के बीच में है। अब आता है लोट साइज। लोट साइज ये आपको लोट 108 की लोट में मिलेगा। तो यानी कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी ना 13,932 रुपए से लेके 14,580 रुपए रहेगी लोट के हिसाब से देखा जाए। अब आते हैं ऑफर डिटेल, यानी कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है। तो कंपनी है जो है ना इस IPO से 310 करोड़ रुपए उठा रही है। और अगर हम बात करें ना OFS की यानी कि ऑफर फॉर सेल, तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, यानी कि जो इसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है ना अपना कुछ भी शेयर बेच नहीं रहे हैं। तो अगर बात करें ना प्री इशू शेयर होल्डिंग, तो अप्रोक्सीमेटली उनकी 93.80 है और जो इस IPO के बाद भी उतनी ही रहेगी। तो ये देखा जाए बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ शेयर जो 51% होता है उनके पास उनसे ज़्यादा की शेयर अवेलेबल है कंपनी के अंदर। अब आते हैं एप्लीकेशन डिटेल के ऊपर। तो यानी कि आप किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं तो आप 2 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन स्टेटस, यानी कि IPO कितना सब्सक्राइब हुआ। तो जो IPO का सब्सक्राइब स्टेटस होता है ना उसी दिन पता लगता है जिस दिन IPO ओपन होता है। तो IPO अभी 30 जनवरी को ओपन हो रहा है, तो इसमें अभी एक दिन बाकी है, तभी आपको सेम डे पता लग पाएगा कि IPO कितना सब्सक्राइब हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या वेट करना पड़ेगा, नज़र बना के रखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही हम देख सकते हैं कि हमें सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि IPO में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं RONW को लूँ यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ को लूँ, तो ये हमारी जो वैल्यू है कंपनी की 15 से 20% के अंदर आती है, यानी कि कंपनी की 16% है, जो एक काइंड ऑफ एवरेज वन है। बिकॉज हमने लिया था कि 20% से जिसकी वैल्यू और ज़्यादा होती है वो कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होती है। नेक्स्ट बात करें हम रिटर्न ऑन इक्विटी की,
तो देखा जाए तो 15 से 20% तक का रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होता है। इस कंपनी का 33.33% है, जो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, यानी कि जीएमपी के ऊपर। तो इसमें जो जीएमपी मिल रहा है ना, वो 130 से 140 रुपये पर शेयर मिल रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 96% है। और वो भी एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है आप आईपीओ को अप्लाई करने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना पहले भी, कि जो जीएमपी है ना, ग्रे मार्केट प्रीमियम है, वो अप एंड डाउन होता रहता है मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग। तो हमें जीएमपी के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी। कब से कब तक? 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक नज़र बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ लेकर आ रहा हूँ, जिसमें स्ट्रेंथ में आता है कंपनी असेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम करती है। मल्टीपल क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है, नेटवर्क है कस्टमर एक्वायर करने के लिए। इसके अलावा जो कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन की कॉस्ट है इनकी बहुत सारी लो है। कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो कुछ ऐसा है कि वो डिफरेंट तरीके से रिवेन्यू को जनरेट कर सकता है, और इनके पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है। जो ये देखा जाए कंपनी की स्ट्रेंथ को देखे तो ये कंपनी की पॉजिटिव साइड्स के अंदर आता है। अब आते हैं कंपनी के रिस्क के ऊपर। जो कंपनी का मेजर पोर्शन ऑफ रिवेन्यू है ना, वो इनकी सब्सिडरी से आता है, जैसे जेडएमपीएल से आता है और स्टारविन से आता है। इसके अलावा देखा जाए जो इनका मेजर रिवेन्यू है ना, एक सिंगल कस्टमर से आता है, जो एक लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है। तो एक ही कस्टमर के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होना काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है। इसके अलावा जो कंपनी की सर्विसेज है ना, सिर्फ पंजाब में, यूपी में और वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है। तो थोड़ा सा मतलब कि एरिया रिस्ट्रिक्शन है इस कंपनी के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, जो एक देखा जाए नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए ना, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, जीएमपी क्या है, और इसके अलावा आपको इन्वेस्ट करने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेनी पड़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आप मोर आईपीओ रिव्यू पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।